गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। सी लैंग्वेज की इस सीरीज में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करी थी। हमने कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट की हुई थी, जिसमें सबसे पहले हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को शुरू किया हुआ था। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। वो स्टेटमेंट्स जिनमें किसी कंडीशन के बेस पर हम डिसीजन लेते हैं, दैट्स इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो ये 5 तरह की होती है। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। इनमें से सबसे पहले वाली इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर ली थी। जो भी यूजर्स इस वीडियो में मेरे साथ नए हैं, अगर वो इफ स्टेटमेंट्स के बारे में सीखना चाहते हैं, उसका वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नाउ हम सेकेंड इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, सिंपल इफ स्टेटमेंट में क्या होता था, हमारे पास ओनली एक ही कंडीशन होती थी। अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। अगर वो कंडीशन फॉल्स है देन हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, देन हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता था और वो लास्ट स्टेटमेंट पर, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाता था। बट यहां पर हमारे पास है इफ एंड एल्स। इफ का मतलब होता है अगर आपकी कंडीशन ट्रू है देन आपका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है देन आपका एल्स ब्लॉक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। It is used to check the condition. It has 2 conditions whether it is true or false. हमारे पास कंडीशन होती है, वो कंडीशन जा तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। मीन्स जा तो उसकी चीज आउटपुट जैस होती है या नो होती है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसको राइट कैसे करना है। इफ, देन इफ के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे। इफ के अंदर कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट वैल्यू भी हो सकती है और एनी कंडीशन हो सकती है। ये हमारे इफ का ब्लॉक है। इसके अंदर हम अपनी इफ वाली स्टेटमेंट्स, आई मीन ट्रू स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ये हमारा एल्स ब्लॉक है। इफ ब्लॉक को क्लोज करना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको क्लोज करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो आपके पास एरर आएगी, मिसप्लेस्ड एल्स। देन हमारा एल्स ब्लॉक है। इसी तरह आपको एल्स ब्लॉक को भी क्लोज करना है और यहां पर हमारी एल्स ब्लॉक वाली स्टेटमेंट्स होंगी। अब देखिए कंपाइलर कैसे एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले वो इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है हमारी देन हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है हमारी देन हमने जो भी एल्स ब्लॉक में लिखा है वो हमारा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद हमारे पास कोई भी जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर वो एग्जीक्यूट होगी, चाहे वो गेट ch है, चाहे हमने कुछ प्रिंट करा रखा है, चाहे स्कैन करा रखा है। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट इसके बाद भी एग्जीक्यूट होनी है और इसके बाद भी एग्जीक्यूट होनी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना ही होना है, चाहे इफ ब्लॉक चलता है चाहे एल्स ब्लॉक चलता है। तो देखिए क्या हो रहा है इस सिंटेक्स में, क्या हो रहा है। इन अबव कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर आपकी इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो हमको प्रोग्राम कैसे डेवलप करना है, हमको जो भी चीज ट्रू के टाइम एग्जीक्यूट करानी है वो यहां लिखनी है। अगर वो चीज नहीं होती, वो कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो जो चीज हम उसके ओपोजिट प्रिंट कराना चाहते हैं, जो उसके ओपोजिट परफॉर्म करना चाहते हैं, वो हमको इस ब्लॉक में लिखनी है। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज assumes any non-zero and non-null value as true। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि C प्रोग्रामिंग में कोई भी नॉन जीरो और नॉन नल वैल्यू ट्रू होती है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी सिंपल इफ स्टेटमेंट में एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने कंडीशन में एक वेरिएबल लिया था और हमने बताया था, मैंने आपको बताया था कि एनी नॉन जीरो वैल्यू, जो भी हम नॉन जीरो वैल्यू इफ के अंदर लिखेंगे उसका मतलब क्या है, ट्रू। एंड इफ इट इज ईदर जीरो और नल, अगर वो जीरो होती है या नल होती है देन इट इज अज्यूम्ड एज फॉल्स वैल्यू, तो उसको हम क्या लेते हैं, फॉल्स। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने की। तो हम देखेंगे इसका फ्लो चार्ट कैसे बनता है। ये फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं, नोटेशंस हैं।
इनको आपको ध्यान में रखना है। डायमंड सिंबल में हम कंडीशन लिखते हैं और रेक्टेंगल में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो सबसे पहले डायमंड सिंबल में हम कंडीशन लिखेंगे। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, देन कंट्रोल विल कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स कोड विल बी एग्जीक्यूटेड एंड देन कंपाइलर कम ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। मतलब क्या है, या तो जे एग्जीक्यूट होगा या जे एग्जीक्यूट होगा, बट इन दोनों के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना ही होना है। अब हम इसके कुछ प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपको इफ एल्स के बारे में बिल्कुल क्लियर से पता चल जाए। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। देखिए आपके पास यहाँ पर दो चीजें हैं। इफ और एल्स तब लगता है जब आपके पास दो चीजें हो, या तो आपके पास यस हो या आपके पास नो हो। वहां पर हमने क्या लगाना है, इफ एल्स लगाना है। अब यहाँ पर आपके पास दो थिंग्स हैं, दो चीजें हैं। अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है या 18 के इक्वल है देन आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। अगर 18 से लेस है तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए। आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, एज। आपको क्या एंटर करना है, एज एंटर करनी है। तो आपको एक वेरिएबल चाहिए एज, जो इंटीजर में होना चाहिए, जिसकी वैल्यू विदाउट पॉइंट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लगाएंगे, देन वॉइड मेन मैंने अपना फंक्शन लगाया, ब्रेसेस स्टार्ट की, देन इंट में एक वेरिएबल एज डिक्लेयर कर लिया। अब जैसे ही मैंने एज वेरिएबल डिक्लेयर किया तो कंपाइलर ने उसके लिए एक मेमोरी बुक कर दी। उस मेमोरी ने कितने बाइट्स एलोकेट किए, 2 बाइट्स। प्रिंट एफ में मैंने मैसेज दिया एंटर एज। अब जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे तो आपके पास मैसेज आएगा एंटर एज। इनपुट करने के लिए मैंने स्कैन एफ फंक्शन यूज किया। स्कैन एफ में मैंने लिखा %d एड्रेस ऑपरेटर एज। अब मैं अपनी कंडीशन लगाऊंगी, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर आपकी एज 18 से बड़ी या 18 से इक्वल है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन कंपाइलर इफ ब्लॉक में एंट्री करेगा। तो इफ ब्लॉक में क्या लिखा है मैंने, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो, और मैंने यहां पर अपना इफ ब्लॉक क्लोज कर दिया। अब एल्स ब्लॉक में क्या होगा, अगर आपकी एज 18 से कम है, 18 से कम है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। तो एल्स ब्लॉक में मैंने क्या प्रिंट करा दिया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। और यहाँ एल्स ब्लॉक के बाहर आप गेट ch लगाया है हमने, तो कंपाइलर गेट ch पर जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई प्रिंट एफ लगा दूं, मैंने लिख दिया प्रिंट एफ थैंक्स फॉर वर्किंग विद अस। तो जो चीज हमने बाहर लगाई है ये वो लाइन है जो इफ ब्लॉक के बाद भी एग्जीक्यूट होगी और एल्स ब्लॉक के बाद भी एग्जीक्यूट होगी। इसमें ये नहीं है कि इफ का ब्लॉक है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, या एल्स का ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। दिस इज अ नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन है। इस नेक्स्ट लाइन ने इफ और एल्स दोनों के बाद एग्जीक्यूट होना है। यहां पर प्रॉब्लम ये है कि इफ और एल्स दोनों में से एक चीज एग्जीक्यूट होगी, चाहे वो इफ हो चाहे एल्स हो, बट जो चीज हमने इन दोनों ब्लॉक्स के बाहर लिखी है उसने एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो यहाँ पर आपकी आउटपुट क्या आएगी, मैं आपको आउटपुट बता रही हूं। सबसे पहले आपके पास मैसेज आएगा एंटर एज। कंपाइलर क्या बोलेगा कि एज एंटर करो। मान लीजिए मैंने 20 एंटर कर दी, देन आपके पास मैसेज आएगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, थैंक्स फॉर वर्किंग अस। अगर मैंने एज यहाँ पर 17 एंटर की तो मेरे पास यहाँ पर क्या कंडीशन है, 17 ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। नो, कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो रही है। फॉल्स हो रही है तो कंपाइलर एल्स ब्लॉक पर आएगा। एल्स ब्लॉक पर आएगा तो क्या मैसेज आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, एंड देन ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, थैंक्स फॉर वर्किंग फॉर अस। हम इन प्रोग्राम को प्रैक्टिकल भी करेंगे। मैं अपने लैपटॉप पर आपको इनका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। अगर आप इनका प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इन सभी प्रोग्राम्स का 1 by 1 प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम है सी प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर। अब आपके पास 2 नंबर है, वो नंबर ए और बी भी हो सकते हैं, वो नंबर एक्स और वाई भी हो सकते हैं, वो नंबर कोई नंबर 1 और नंबर 2 भी हो सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आपकी रिक्वायरमेंट्स है। आप उनका नाम कोई भी रख सकते हो, आप वेरिएबल का नाम कोई भी रख सकते हो। अब उनमें से आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। मैक्सिमम नंबर मतलब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है,
आपके पास एक नंबर 1 है और दूसरा नंबर आपके पास नंबर 2 है। इन दोनों नंबर को आपको इनपुट करना है। इनपुट करने के लिए आपको नंबर 1 और नंबर 2 वेरिएबल्स चाहिए। इन दोनों वेरिएबल्स को इनपुट करने के बाद आप इनको कंपेयर करोगे कि इनमें से बड़ा कौन है। अगर बड़ा है तो वो प्रिंट हो जाए, अगर बड़ा नहीं है तो दूसरा प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले हमने मेन लगा लिया, इंटीजर में नंबर 1 और नंबर 2 डिक्लेयर कर लिए। प्रिंट एफ ने मैंने मैसेज दिया एंटर 2 नंबर्स, स्कैन एफ में मैंने इन दोनों को इनपुट करा लिया। अब यहाँ पर इफ में मैंने कंडीशन लगाई इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है देन क्या प्रिंट हो जाए, %d इज मैक्सिमम, डबल कोट्स बंद, कोमा, यहाँ पर क्या लगा दिया नंबर 1। अब यहाँ पर %d का क्या मतलब है, %d में इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। तो मान लीजिए नंबर मैंने एंटर किया, एंटर 2 नंबर्स, मैसेज क्या आया एंटर 2 नंबर्स, मैंने यहाँ पर ये वैल्यू एंटर कर दी। नंबर 1 की वैल्यू क्या है 7, नंबर 2 की वैल्यू क्या है 5। 7 greater than 5, is it true? Yes, it is true. Then compiler will come in the block, compiler इस ब्लॉक में आ जाएगा और मैसेज क्या आएगा, %d पर क्या प्रिंट होगा, नंबर 1 की वैल्यू। तो हमारे पास मैसेज क्या आएगा, 7 इज मैक्सिमम। क्या मैसेज आएगा, 7 इज मैक्सिमम। अब अगर यहां पर मैं वैल्यू चेंज कर दूं, यहां पर मैं नंबर 1 की वैल्यू 5 कर दूं और नंबर 2 की वैल्यू 9 कर दूं, तो यहां पर 5 ग्रेटर देन 9, नो, कंडीशन बिकम्स फॉल्स। तो कंपाइलर यहां से एंटर जंप होता हुआ यहां पर आएगा। यहां पर आएगा तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, %d इज मैक्सिमम। अब इस %d पर इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ये क्या है हमारा नंबर 2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 9, तो हमारे पास क्या मैसेज आएगा, 9 इज मैक्सिमम। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। देन गेट ch। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट कराना चाहते हो तो आप यहां पर राइट कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पर राइट कर दिया प्रिंट एफ थैंक यू। तो ये थैंक यू आपका प्रिंट होना ही होना है। नाउ हम अगेन एक प्रोग्राम की और बात कर लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऑल कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। राइट ए प्रोग्राम टू चेक ईयर इज लीप और नॉट। अब आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको चेक करना है कि जो भी आपने ईयर एंटर किया है वो लीप ईयर है या नहीं है। कोई भी ईयर जो 4 पर डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है। जैसे मैंने लिख दिया 2000 4 पर प्रॉपर डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर है। बट आपको सबसे पहले इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हर 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर आता है। हर 4 ईयर के बाद लीप ईयर आता है। एवरी 4th ईयर लीप ईयर होता है, बट हर 4 ईयर के बाद करते 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 एवरी 100 ईयर जो सेंचुरी ईयर होता है वो लीप ईयर नहीं होता। वो लीप ईयर नहीं होता। हर 100 साल बाद जो 100वां ईयर आता है वो ईयर लीप ईयर नहीं होता। वहां में एक ब्रेक होता है और उसके बाद लीप ईयर आता है। तो आपके पास या तो ये 2 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ईयर मॉड्यूलस 4 इक्वल टू 0, मतलब ईयर 4 पर डिवाइड होना चाहिए बट ईयर 100 पर डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो हमने यहां पर क्या लगाया, नॉट इक्वल टू 0, एंड लगाया हमने। या तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो वो लीप ईयर है, या फिर ईयर मॉड्यूलस 400 इक्वल टू 0, या फिर वो 400 पर एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, वो लीप ईयर। तो यहां पर हमको क्या लगाना है, और लगाना है। तो यहां पर आपको ये दोनों कंडीशन को एंड के साथ अटैच करना है, देन और लगा के ये कंडीशन अटैच करनी। क्यों, क्योंकि या तो ये दोनों ट्रू होनी चाहिए। एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों ट्रू हैं तो ही आपकी आउटपुट आएगी। और ऑपरेटर क्या करेगा, अगर ये दोनों ट्रू नहीं है तो ये एक भी ट्रू हो जाए, या तो फिर वो 400 से डिवाइड हो जाए, तो आपका वो क्या है, लीप ईयर है। तो आपको करना क्या है, लीप ईयर, सबसे पहले लीप ईयर के बारे में देख लेते हैं। लीप ईयर इज ए स्पेशल ईयर, हैज 1 एक्स्ट्रा डे, टोटल 366 डेज। लीप ईयर वो होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 1/4 डेज होते हैं, और हर 4 ईयर के बाद उसमें 1 डे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। A year is said to be a leap year if the year is exactly divisible by 4 but not divisible by 100। या तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ईयर इज ऑल्सो ए लीप ईयर इफ इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 400, या फिर वो 400 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको मैं कंडीशन बता देती हूँ, कंडीशन कैसे लगेगी, आपको खुद ट्राई करना है इसको। आपको इसको बनाना है, एग्जीक्यूट करना है, देन मुझे आउटपुट कमेंट बॉक्स में
रिप्लाई करनी है। आई विल चेक योर आउटपुट, मैं आपकी आउटपुट चेक करूंगी, और नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका सोल्यूशन करेंगे। तो मैं आपको कंडीशन बता देती हूँ आपको कैसे लगानी है। इफ ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 एंड डाल के दोनों को अटैच करना है। ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0। मॉडुलस क्यों लगाया? मॉडुलस ऑपरेटर है जो रिमाइंडर फाइंड करता है। अगर हमारा 4 पे डिवाइड करके 0 आ गया तो ये कंडीशन ट्रू होगी, देन ये कंडीशन ट्रू चेक होगी। अगर 100 पे डिवाइड करके नॉट इक्वल टू 0 आ गया, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो वो लीप ईयर है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देन हमको और डालना है, और डाल के हमको लिखना है ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0। देन हमारी जे वाली कंडीशन चेक होगी। अगर ये दोनों ट्रू नहीं है तो ये चेक होगी। अब और का मतलब क्या है? ए अकेली ही ट्रू हो जाए तब भी आपका ईयर लीप ईयर है। तो आपको इस ब्लॉक के अंदर प्रिंट करा देना है दिस ईयर इज अ लीप ईयर। तो आपको इस ब्लॉक के अंदर प्रिंट करा देना है दिस ईयर इज अ लीप ईयर। अब आपको खुद इस प्रोग्राम को बनाना है, बना के मुझे आउटपुट इसकी सेंड करनी है। नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगी कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हम इफ एल्स के साथ करेंगे। अगर आप प्रॉपर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम सीखना चाहते हो, देन मेरे साथ मेरे वीडियोज में बने रहिए, और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोग्रामिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।